अच्छा जी, इस सेमेस्टर में आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। यानी इसमें दो चीज़ें हैं, एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। यानी कि इस बुक को भी हमने, जो आपके सामने बुक है, रिकमेंडेड बुक है, इस बुक का टाइटल जो है असेंबली लैंग्वेज फॉर x86 प्रोसेसर्स। 7th एडिशन है जी बुक का, ठीक है, 7th एडिशन है। राइटर इसका किप आर इरविन है, किप आर इरविन, किप इरविन या किप आर इरविन। तो ये राइटर है इसका इस बुक का, ये रिकमेंडेड बुक है। HEC की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज का जो करिकुलर है उसमें आप देख सकते हैं रिकमेंडेड बुक्स, ठीक है। तो इस बुक को आप मार्केट से भी आप पिक कर सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, लोकल मार्केट से। अदरवाइज आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आपको कहीं से भी आपको मटेरियल मिलता है तो आप अवेल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस बुक की जो तरतीब है वो मैं आपको थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। जो ये बुक है इसमें पहले दो चैप्टर जो हैं आपके पास, पहले दो चैप्टर पहले दो चैप्टर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डाटा रिप्रेजेंटेशन और इस तरह से कुछ कंसेप्ट आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड आपके पास असेंबली लैंग्वेज की यानी कंटेंट होंगे। यानी चैप्टर नंबर 3 आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी असेंबली लैंग्वेज की, ठीक है। तो इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा दो चैप्टर हैं जिसमें आप यूं कह लें कि बेसिक कंसेप्ट आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि उनमें से अक्सर आपने पढ़े होंगे। और चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड असेंबली लैंग्वेज पर बेस करेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट है आपका 4 क्रेडिट आर्क है, 3-1 4-3-1। 3 आपके थ्योरेटिकल हैं क्रेडिट और एक आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। 80 मार्क्स हैं। 80 मार्क्स में आपको पता है कि आपकी जो परसेंटेज है, जो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। 32 पे आपका बी ग्रेड है, 32 पे 40 पे आपका बी सी ग्रेड है, और 50% पे आपका 50 मार्क्स पे आपका 52 मार्क्स पे आपका बी ग्रेड है, ठीक है। और आपके जो 64 मार्क्स होंगे वो ए ग्रेड होगा, यानी 80% मार्क्स आपके ए ग्रेड होगा, ठीक है जी। तो हम पहले दो चैप्टर को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, ठीक है। और बाद में हम उसको असेंबली लैंग्वेज में लेके आएंगे कम्प्लीटली, चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड। अच्छा, ये जिशान अपना माइक बंद कर दें, शोर आ रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को फर्दर डिवाइड किया गया है कि जिसमें पहले आपको वेलकम किया गया है असेंबली लैंग्वेज में, और दूसरा जो टॉपिक है इसका वर्चुअल मशीन का है, वर्चुअल मशीन कंसेप्ट है। तीसरे टॉपिक में डाटा रिप्रेजेंटेशन है, और चौथे टॉपिक में आपके पास बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास चैप्टर की समरी और कुछ रिव्यू क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस होंगे। क्लियर? अच्छा जी, असेंबली लैंग्वेज जो है बेसिकली मुख्तलिफ डिसिप्लिन में पढ़ाई जाती है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। कहीं पे 16 बिट पढ़ाई जाती है, कहीं पे 32 बिट। आपके सिलेबस में 32 बिट असेंबली है, 64 बिट असेंबली भी यूज़ होती है वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन ये है कि अभी आपके सिलेबस में 32 बिट असेंबली है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट प्रोसेसर्स के लिए बनाई बनाई गई है। आप अगर इंटरनेट को एक्सप्लोर करेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, तो आपके पास असेंबली लैंग्वेज के डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। असेंबली लैंग्वेज के डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ इंटेल प्रोसेसर्स के लिए हैं, AMD प्रोसेसर के लिए IBM प्रोसेसर है। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के
प्रोसेसर्स के लिए असेंबली बनाई गई है और हर असेंबली का डिफरेंट फॉर्मेट है। जिस तरह से आप C++ सीखते हैं या ऊप प्रोग्रामिंग आपने ऊप टेक्निक को यूज किया C++ के अंदर, तो इसी तरह से इस असेंबली के डिफरेंट फॉर्मेट है, ठीक है, डिफरेंट फ्लेवर हैं। हर प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि उसके लिए उसके आर्किटेक्चर को बेस करते हुए असेंबली लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है। क्लियर? और आपके सिलेबस में कौन सी असेंबली है? 32 बिट असेंबली, ठीक है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट वन, जिस तरह से असेंबली लैंग्वेज, जिस तरह से दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपने मेन कैटेगरीज अगर आप देखें तो दो मेन कैटेगरीज हैं लैंग्वेजेस की, एक है हाई लेवल लैंग्वेजेस और दूसरी है लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस जो ह्यूमन नेचर के करीब तरीन हो, मीन्स के इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज किए गए हों, जो यूजर के लिए इजी हो और कंप्यूटर मशीन के लिए मुश्किल हो। उसकी रीजन ये होती है कि उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड में, यानी मशीन लेवल पर उसके कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के लिए ज़्यादा इजी हो एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास उसका एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। तो आपने कुछ ट्रांसलेटर्स के नाम सुने होंगे या नाम यूज किए होंगे, वो कौन कौन से ट्रांसलेटर्स हैं बताएंगे आप? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। जी ठीक है, तीन किस्म के आपके पास ट्रांसलेटर्स हैं, असेंबलर है, कंपाइलर है, इसी तरह से इंटरप्रेटर है, ठीक है। तो जो आपके पास कंपाइलर है वो हाई लेवल, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, जबकि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को डील करता है, यानी असेंबली के कोड को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मार्केट में डिफरेंट असेंबलर अवेलेबल हैं असेंबली लैंग्वेज को डील करने के लिए। जो माइक्रोसॉफ्ट के बिहाफ पर असेंबलर है उसको हम बोलते हैं मैसम, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर, ठीक है, मैसम उसको बोलते हैं शॉर्ट में। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर जो है, मैसम जिसको हम कहते हैं, ये इंडिविजुअली भी आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो अगर आप इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, ठीक है, तो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो प्रो है, प्रोफेशनल एडिशन है, अल्टीमेट है या एक्सप्रेस है, तो उसमें ऑलरेडी मैसम अवेलेबल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी कुछ असेंबलर हैं जो कि आप उनको यूज कर सकते हैं, जैसे टेसम है जिसको हम टर्बो असेंबलर बोलते हैं, इसी तरह नेसम है, नेट वाइड असेंबलर, मैसम 32 उसका वेरिएंट है मैसम का। और अगर आप लाइनक्स बेस्ड यूजर हैं तो लाइनक्स बेस्ड यूजर में आपके पास यूजर के लिए गैसम है और नेसम है। ये दो आपके पास फ्लेवर ऐसे हैं असेंबलर के जो कि असेंबली के कोड को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट कोड में। किस प्लेटफॉर्म के लिए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब आपने कौन कौन से नाम सुने, कोई नाम रिपीट करेगा? असेंबलर के नाम रिपीट करेगा कोई? सर एक टेसम है जी टर्बो असेंबलर, जी एक नेसम है, ठीक है। एक मैसम है और माइक्रोसॉफ्ट, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक नेसम है और एक गैसम, गैसम है। जी सर। ठीक है, यानी GNU असेंबलर उसको बोलते हैं गैसम को, जी या सर। सिंपली गैस आप कह रहे हैं GNU असेंबलर, ठीक है। जी सर। C++ के लिए आपने कंपाइलर यूज किया था, वो कौन सा कंपाइलर यूज किया था, किस ब्रांड का कंपाइलर यूज किया था? डेव किया था सर हमने। जी टर्बो। डेव,
किसी ने डेव किया है, किसी ने टर्बो यूज किया है, किसी ने विजुअल स्टूडियो यूज किया है, जी सर। ऐसे ही ना। जी सर। तो इसी तरह से असेंबली को हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, असेंबली के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने कोर्स के अंदर जितना भी हम स्टडी करेंगे, असेंबली लैंग्वेज को जितने भी हम स्टडी करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर के साथ, मैसम के साथ। ठीक है। अच्छा, ये आप क्योंकि ये जितनी भी एग्जी फाइल होती हैं, विंडो फाइल्स होती हैं, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जो एप्लीकेशन फाइल होती हैं, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं। लाइनिक्स में इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने मैसन पे काम करना है लेकिन आप यूजर हैं लाइनिक्स के, तो फिर लाइनिक्स में आप एक लेयर इंस्टॉल करेंगे जिसको हम कहते हैं वाइन। एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे वाइन, वाइन के नाम से। ठीक है। वाइन जैसे नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है शराब को, तो इसी तरह से आप एक लाइनिक्स के ऊपर एक वाइन पैकेज इंस्टॉल करके उसके ऊपर आप एग्जी फाइलें या उसके बिहाफ पर आप एग्जी फाइलें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी मैसम आपके पास जो होगा वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होगा ना। एप्लीकेशन फाइल होगी आपके पास जिसको आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है, डॉट एक्जी फाइल होती है। तो जब आपने लाइनिक्स के अंदर आपने इंस्टॉल करनी है डॉट एक्जी फाइल, तो लाइनिक्स के अंदर पैकेज कौन सा इंस्टॉल करेंगे? पहले सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करेंगे वाइन, फिर उसके बिहाफ पर आप एक्जी फाइल को रन करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं लाइनिक्स के अंदर भी। क्लियर? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास उसकी एजुकेशनल वैल्यू है कि वो कहते हैं जी कि इस बुक को क्यों पढ़ें। उसकी रीज़न ये है कि आपके, एक तो पहली रीज़न ये है कि आपका ये सब्जेक्ट आपके कोर्स का हिस्सा है, कोर्स सब्जेक्ट है। ठीक है। और मुख्तलिफ टाइटल से आप लोग पढ़ते हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ टाइटल से इस कोर्स को स्टडी करते हैं और अपने अपने प्रोग्राम में जो टाइटल है आपके सामने वो कुछ इस तरह से, माइक्रो कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर और एंड सो ऑन। तो आपका जो टाइटल है वो क्या है? आपके सब्जेक्ट का टाइटल है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। जी सर। तो यहाँ पे एक बात ये करता है कि असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको, अगर आप सी या सी प्लस प्लस के डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेमोरी की, एड्रेसेस की, इसी तरह इंस्ट्रक्शन किस तरह से लो लेवल पर वर्क करती हैं, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हाई लेवल पर ये चीज़ें तो नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन लो लेवल पर जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें ये तमाम चीज़ें फ्लेक्सिबल फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल होती हैं। यानी आप इसको थॉरोली डिटेल के साथ आप इसको स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट करते हैं कि इस असेंबली लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए हमें प्री रिक्विजिट क्या चीज़ होनी चाहिए, हमें बैकग्राउंड किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि असेंबली को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आपको आने चाहिए। मींस के जैसे आप सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा वगैरह आपने अगर पढ़ी हो, तो उसमें आप डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे इफ एल्स वगैरह, एरेज, फंक्शन वगैरह आप स्टडी कर चुके हैं। वो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, यानी जिसको आपने पहले से यूटिलाइज किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वन है असेंबलर और लिंकर क्या चीजें हैं। असेंबलर आपको पता है कि एक ट्रांसलेटर है जिसने सिर्फ असेंबली के सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट कोड में। और लिंकर क्या है? लिंकर भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि पार्ट होता है ट्रांसलेटर का। किसी भी ट्रांसलेटर का एक पार्ट होता है लिंकर। इसने क्या करना होता है? इसने करना ये होता है कि जो आपकी सोर्स कोड होता है या सोर्स फाइल होती है, जो मेन कोडिंग होती है, उसको असेंबलर ने जब कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में, तो लिंकर ने करना ये होता है ऑब्जेक्ट कोड की फाइल पिक करनी है, ऑब्जेक्ट फाइल पिक करनी है और उसमें लाइब्रेरी फंक्शंस जो यूज हो रहे हैं वो लाइब्रेरी फाइल्स के साथ अटैच करना है और एक नई फाइल जनरेट करनी है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉट एक्जी फाइल। ठीक है। तो लिंकर ने क्या करना है? ऑब्जेक्ट फाइल को कन्वर्ट करना है एक्जी फाइल में, यानी एक नई फाइल बनाएगा जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल हो। ठीक है।
इसी तरह एक और यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसको हम डिबगर बोलते हैं। डिबगर आपको बताता है, स्टेप बाय स्टेप बताता है कि इस वक्त रजिस्टर में क्या वैल्यू पड़ी हुई है और मेमोरी में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है या किस तरह से वैल्यू चेंज हो रही है, आपको स्टेप बाय स्टेप डिबगर बताता है। क्लियर? क्या आप लोगों में से जो टर्बो यूज करते हैं उन्होंने बिन फोल्डर को एक्सप्लोर किया कभी? C++ के लिए बिन फोल्डर को एक्सप्लोर किया? टर्बो C3 जिन लोगों ने इंस्टॉल किया था या डेव CPP जिन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, उन्होंने बिन फोल्डर को एक्सप्लोर किया है? अगर आप एक फाइल बनाएं C++ की, हाँ जी हसीब कुछ कहना चाहते हैं? नो सर। अगर आप एक फाइल बनाते हैं C++ की, उस फाइल का नाम है first.cpp और ये स्टोर कहाँ पे होती है बाय डिफॉल्ट? बिन फोल्डर में, ऐसे ही है? यस सर। क्या जी कभी उस सर। फोल्डर को एक्सप्लोर किया है? जब आप एक प्रोग्राम C++ में आप पहला प्रोग्राम बना लेते हैं और उसको कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बाद में आपने उस फोल्डर को एक्सप्लोर किया है? वो फाइल वहां पे उस नाम से कितनी फाइल्स होंगी? सर 2 होती है मेरे ख्याल में। कौन कौन सी? सर एक तो वो जिसमें प्रोग्राम हमने जो राइट किया होता है, दूसरा उसकी आउटपुट होती है शायद। .cpp और दूसरी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसी नाम से, और एक और फाइल होती है ऑब्जेक्ट फाइल .obj, यानी कंपाइलर ने पहले आपके सोर्स फाइल को कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट फाइल में और बैकअप फाइल में .bak बैकअप फाइल, ठीक है। और इसी तरह से आपकी वो ऑब्जेक्ट फाइल ट्रांसफर हो जाती है लिंकर के पास और लिंकर उसकी एक नई फाइल डेवलप करता है जिसको हम .exe फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर है इनका कंसेप्ट असेंबलर और लिंकर का? जी सर। जी सर। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए आपको? 32 बिट या 64 बिट माइक्रोसॉफ्ट विंडो चाहिए? क्योंकि अगर आप विजुअल स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल करते हैं या आप मैसम को यूज़ करेंगे तो आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपके पास होना चाहिए। 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी हो सकता है, ठीक है। किस किस्म के प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं? 32 बिट प्रोटेक्टेड मोड में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, 64 बिट प्रोटेक्टेड मोड में आप वर्किंग कर सकते हैं और 16 बिट रियल मोड में भी आप काम कर सकते हैं। ये डिफरेंट मोड है जिनके बिहाफ पर आप कोडिंग परफॉर्म करते हैं। जो सबसे पहला मोड है जिसको हम रियल मोड बोलते हैं, रियल एड्रेस मोड, ये सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के लिए मार्केट में आया वो कौन सा था, याद है किसी को या किसी ने पढ़ा हो कहीं? सॉरी सर। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है? DOS, जी सर। डिस्क ऑपरेटिंग यस सिस्टम। सर। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो यूजर के लिए मार्केट में आया था 1980 में। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पहला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, ठीक है। अच्छा, उसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग होती थी उसमें जो आप कोड लिखते थे वो 16 बिट रियल मोड कोड होता था, ठीक है। इसी तरह से अब एडवांस लेवल पे जितने भी मोड आ रहे हैं वो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्टेड मोड में वर्क करता है। प्रोटेक्टेड मोड का मतलब ये होता है कि रैम के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं हर प्रोग्राम को एक प्रोटेक्शन मिलती है। किस किस्म की प्रोटेक्शन? के दूसरा प्रोग्राम उस मेमोरी को क्रैश ना करे या उस मेमोरी को यूज ना करे। तो मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं पैरेलली और हर प्रोग्राम की अपनी एक मेमोरी स्पेस होती है, एक मेमोरी ब्लॉक होता है जिसके अंदर उसने यूज होना होता है या एग्जीक्यूट होना होता है। तो डिफरेंट टाइप की आप कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप 16 बिट रियल एड्रेस मोड पे आप काम करना चाहते हैं, अब वो डॉस को कहाँ पे आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? वो ऑपरेटिंग सिस्टम अब एम्बेड कर दिया गया है किसमें? विंडो के अंदर। कैसे ओपन करेंगे, कोई बता सकता है? विंडो के अंदर सर जी, कमांड लाइन वाला जो होता कमांड है वो लाइन, वाला। जी 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 जी
CMD आप कमांड आप लिख दें या कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन करते हैं, वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने होता है जिसमें आप जो भी आपने काम करना होता है CLI बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस, आपने उसको यूज करते हुए आपने एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी होती है CLI बेस्ड। क्लियर? जी सर। अच्छा जी, व्हाट विल आई लर्न, इस बुक से आप, इस लैंग्वेज से आप क्या सीखेंगे? ये डिफरेंट उसके अंडरस्टैंडिंग है कि आर्किटेक्चर लेवल पर आप मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और ये चंद आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जो इसके बेनिफिट होंगे इस असेंबली लैंग्वेज को सीखने के। ठीक है, तो आप वन बाय वन इनको गो थ्रू कीजिएगा, और उसके बाद अभी फ़िलहाल आप इतना ही रखें ताकि बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अभी बेसिक लेवल पर आपके लिए 2-3 पेज हैं, तो आप इनको पढ़ें, स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपने पूछ लेना है नेक्स्ट लेक्चर में। अभी अगर कोई सर बात ये है, बुक सेंड कर देंगे ग्रुप में? बुक मार्केट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलें ठीक है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, ओके। अल्लाह हाफिज़।